नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा का। आपको बता दें कि हरियाणा में आज कई दिग्गजों का नामांकन भरा जाएगा। रोहतक में आज कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर आज अपना पर्चा भरने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अशोक तंवर का पर्चा दाखिल करवाएंगे। वहीं भिवानी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह नॉमिनेशन करेंगे और सिरसा से नालो उम्मीदवार संदीप लोट नॉमिनेशन करेंगे। वहीं सोनीपत से जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करनाल से जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान अपना नामांकन भरेंगे। तो आज एक बार फिर दिन भर नामांकन प्रक्रियाओं का दौर जारी रहेगा हरियाणा में। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। तमाम पार्टियों के दिग्गज आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले। आज चौधरी धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं हरियाणा में। भिवानी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगे। सिरसा से नालो उम्मीदवार संदीप लोट नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सोनीपत से जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक नॉमिनेशन फाइल करेंगे। करनाल से जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान नामांकन भरेंगे। हरियाणा के हवाले से आज आपको यह अहम अपडेट दे रहे हैं। आज नामांकन प्रक्रियाओं का दौर जारी रहेगा हरियाणा में। और हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगे जी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। देवेंद्र, आज हरियाणा में जगह जगह नामांकन प्रक्रियाओं का दौर जारी रहेगा। तमाम पार्टियों के दिग्गज आज भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। रोहतक में क्या तैयारी है, तफसील से बताइए। किस किस पार्टी के उम्मीदवार आज रोहतक में नॉमिनेशन फाइल करेंगे? देवेंद्र, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? जी मुमताज, बिल्कुल आपने जहाँ तक रोहतक का जिक्र है, सबसे पहले रोहतक का जिक्र किया। रोहतक की बता दूं, मैं एक नॉमिनेशन फाइल हुआ है भाजपा की तरफ से। एक जो प्रतिद्वंदी खड़े प्रतिद्वंदी हैं वो है कांग्रेस पार्टी। उनके जो कैंडिडेट हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 बार यहाँ सांसद रहे हैं और राज्यसभा में फिलहाल मेंबर है। उनका आज नॉमिनेशन फाइल करने का शेड्यूल तय है और माना जा रहा है कि दोपहर बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि शेड्यूल जो दिया गया था हमें वो ये था कि सुबह 10 बजे के आसपास वो कांग्रेस भवन पहुंचेंगे और उसके बाद वहां सभा को संबोधित करेंगे। तमाम जो बड़े नेता पार्टी के हैं उनके भी पहुंचने की यहाँ पर बात बताई गई थी। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति जो है वो ये है कि सबसे पहले घर पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है दीपेंद्र हुड्डा की। उसके बाद वो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जहाँ तक हवन यज्ञ की बात है, आर्य समाजी परिवार पुराना आर्य समाज से नाता रहा है। हवन यज्ञ से कोई भी शुरुआत करते हैं, उसके बाद वो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे जिला कांग्रेस भवन। यहाँ पर बाकायदा एक मंच सजाया गया। यहाँ से मंच से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एकत्रित यहाँ पर किया जाएगा। उनके साथ संवाद करेंगे, सीधा वहां से भाषण होगा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले रोहतक में ही होंगे आज। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पूरी हुड्डा फैमिली भी यहाँ नजर आएगी। उसके अलावा जो रोहतक के चाहे विधायक की बात कर लीजिए, बीबी बत्रा या फिर श्रृंखला कटक है, महम से आनंद सिंह डांगी हैं, या सोनीपत से जो प्रत्याशी हैं सतपाल, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और तमाम बड़े चेहरे, चाहे उनमें प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी की बात कर लीजिए, बाकी जो भी मुख्य चेहरे जो हैं वो आज रोहतक के इस मंच पर नजर आएंगे और यहाँ से संबोधित करेंगे। सबसे पहले वर्कर्स में एक जान फूंकने का काम करेंगे, उनको मोटिवेट करके। उसके बाद कांग्रेस भवन से पैदल चलते हुए वो लघु सचिवालय पहुंचेंगे। अच्छी बात यह है कि पैदल चलते हुए वो लघु सचिवालय पहुंचेंगे। मुमताज, लघु सचिवालय पहुंचने का पहले कार्यक्रम जो दिया गया था वो ये था कि 11 साढ़े 11 तक वो यहाँ से निकल देंगे। लेकिन जिस ढंग से कार्यक्रम क्योंकि पहले काफी देरी से चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये दोपहर बाद का वक्त उनको होगा और उसके बाद पैदल जाकर वो वर्कर्स के साथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये रोहतक का शेड्यूल आज रहने वाला है। जी देवेंद्र, आपने ठीक कहा। अरविंद शर्मा का नॉमिनेशन फाइल हो चुका है कल ही। दीपेंद्र हुड्डा आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। मुकाबले की बात करते हैं देवेंद्र, रोहतक लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला क्या है? कांग्रेस को कितनी उम्मीद है अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की? जी बिल्कुल, देखिए मुकाबले का आपने बड़ा वाजिब सवाल किया मुमताज। वही घोड़े, वही मैदान, एक बार फिर से वही मुकाबला, वही तेवर दोनों नेताओं के देखने को मिल रहे हैं जो 2019 में देखने को मिले थे। हालांकि मजबूत गढ़ कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का गढ़ी सांपला खिलोई की बात कर लीजिए, विधानसभा की, चाहे रोहतक लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है रोहतक, इसकी बात कर लीजिए, एक वर्चस्व रहा है हुड्डा परिवार का। लेकिन 2019 का जो चुनाव था
कास्ट लाइन पे काफी चीजें यहाँ पर डिवाइड हो गई थी। 2016 में जो आरक्षण हिंसा जो हुई थी उसके बाद चीजें काफी बदल गई, स्थिति काफी बदली और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, लोग काफी यहाँ पर, क्योंकि अंतिम समय तक कास्ट लाइन पर काफी चीजें खींचती चली गई और इसके उधर से दूसरी तरफ से जो ब्राह्मण, एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा, ब्राह्मणों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, तो उन तमाम चीजों का फायदा अरविंद शर्मा को मिला। इधर से जो नुकसान उठाना पड़ा रिजर्वेशन हिंसा का, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा, उसका नुकसान कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को उठाना पड़ा था और तमाम परिस्थितियों के बीच करीब 7,500 के अंतर से बीजेपी ने यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया था। जिस दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ये कहा जाता था कि दीपेंद्र हुड्डा को हराना आसान नहीं, क्योंकि 2014 की जब मोदी वेव पीक पर बताई जाती है उस वक्त भी अपनी सीट को बचाने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से कामयाब हो गए थे। ऐसे में 2019 में उनको एक बड़ा झटका डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में भाजपा ने दिया था। अब की बार की अगर बात करें तो स्थितियां पहले की जैसी करीबी मुकाबला होता दिख रहा है। दोनों तरफ से पूरी धड़ फिर की बाजी लगी हुई है। कल जैसे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए केंद्र से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाकायदा यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर की सवारी की, ट्रैक्टर का स्विच ऑन किया, चाबी लगाई, स्टार्ट किया, उसके बाद गियर में डालने का काम ट्रैक्टर को किया। जो प्रदेश सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, करीब 100 मीटर तक ट्रैक्टर की वो राइड रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि रक्षा मंत्री ने जिस ट्रैक्टर की चाबी लगाई है, वोटों की फसल कितनी वो ट्रैक्टर यहाँ पर उपज पाती है ट्रैक्टर के जरिए, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है आपने देवेंद्र, रोहतक में मुकाबला इस बार दिलचस्प रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका है। बीजेपी अपने इस सीट को बचाए रखने की भरपूर कोशिश करेगी। हम जातीय समीकरण पर जरूर बात करेंगे। देवेंद्र, रोहतक सीट पर क्या कहता है इक्वेशन, यहाँ पर क्या है तमाम समीकरण जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से या बाकी रीजनल पार्टियों की तरफ से भी, किन किन फॉर्मूलाज को साधने की कोशिश की गई? देखिए, जातीय समीकरण की जहाँ तक बात करें तो नो डाउट मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि उसका असर तो है। पिछली बार ज्यादा असर था, हो सकता है अब की बार कुछ कम असर देखने को मिला, लेकिन जातीय समीकरणों की बात करें तो असर तो यहाँ पर देखने को मिलता है। और न सिर्फ रोहतक की बात है बल्कि समूचे देश में ही जातीय तौर पर तो डिवाइड कहीं न कहीं लोग हो जाते हैं आखिर होते होते। रोहतक में बिल्कुल असर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस स्थिति से 2019 का चुनाव यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगता है उसमें और 2024 में काफी अंतर यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि जाट बहुलता क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जाटों की अच्छी खासी संख्या है। देशवाली बेल्ट की बात कर लीजिए, चाहे रोहतक की बात कर लीजिए, आप सोनीपत की बात कर लीजिए, आप जींद और झज्जर की खासतौर से बात कर लीजिए, पूरे जो रीजन है इसको देशवाली बेल्ट कहा जाता है। खासतौर से ये कृषि पर आधारित लोग यहाँ पर हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था टोटली कृषि पर ज्यादा टिकी हुई है। उद्योग भी हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर पनपे हैं काफी, लेकिन ज्यादातर लोग वो आज भी कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। और कृषि में भी खासतौर से जाट एक ऐसी जाति है जो ट्रेडिशनल वर्क जिनका रहा है वो खेती बाड़ी रहा है। उनकी संख्या, उनकी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो कहने में कोई दो राय नहीं कि जातीय समीकरणों का कहीं न कहीं देखिए हर पार्टी साधने का प्रयास करती है। चाहे वो आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा बहुत एज इस मामले में कह सकते हैं एक बड़ा जाट चेहरा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बड़ा मजबूत ब्राह्मण चेहरा बीजेपी ने यहाँ दोबारा फिर से मैदान में उतार रखा है डॉक्टर अरविंद शर्मा के रूप में। किसी भी लिहाज से कम करके आंका नहीं जा सकता, क्योंकि नौ जाट की वोट भी बिल्कुल बराबर टक्कर का मामला यहाँ पर है। करीबी मुकाबला, इसलिए मुमताज मैं कह रहा हूँ बेहद करीबी मुकाबला इस बार भी देखने को मिल सकता है। देवेंद्र, क्या रोहतक में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नजर आ रहा है आपको? आप तो पूरे इलाके में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का आपने जिक्र किया तो चाहे पहले का एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि जैसे 10 साल सत्ता में हो गए हैं भाजपा को, कहीं न कहीं असर तो देखिए रहता है। आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। अब 10 साल का एक टेन्योर काफी लंबा अर्सा हो जाता है 10 साल का, तो कहीं न कहीं देखिए उसका तो थोड़ा बहुत नुकसान बिल्कुल होता ही है। लेकिन फिलहाल यहाँ रोहतक के सिनेरियो में अगर बात करें तो कोई लंबी चौड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो खासतौर से शहरी क्षेत्र जो है उसमें नहीं है, या कस्बाई क्षेत्र है, जैसे महम कस्बा लगा लीजिए, यहाँ पर एक अहम है, आपके कलानौर लगा लीजिए, झज्जर लगा लीजिए, रेवाड़ी का जो इलाका, जो कुछ इलाका लगता है वो लगा लीजिए। ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं है। हाँ, रूरल एरिया में किसान आंदोलन का असर लगा लीजिए कुछ, कि वो चीजें जरूर हैं और उनका कहीं न कहीं फायदा भी कांग्रेस प्रत्याशी को शायद मिल सकता है। जी ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी पार्टियों का चुनावी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है।
लोकसभा चुनाव का मतदान निपटने के बाद अब उनके सामने विधानसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इसके साथ साथ उन्हें निकाय चुनाव की तैयारी भी करनी है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जीत का दम भरा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव अपने वक्त पर हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को डरा धमकाकर लालच देकर बीजेपी में शामिल किया गया है, उससे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता में काफी आक्रोश है। बता दें कि बीजेपी ने इन दोनों ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने बद्रीनाथ सीट से विजय कप्रवाण को प्रभारी बनाया है, जबकि मंगलौर विधानसभा के लिए अजीत चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। हो जाएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव का समय होता है। दोनों जगह चुनाव होगा, दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मंगलौर का चुनाव भी जीतेगी और बद्रीनाथ में तो आप देखिए जनता के अंदर जो गुस्सा है, जिस प्रकार से राजेंद्र भंडारी को ले गए, चाहे डरा के ले गए, चाहे धमका के ले गए, चाहे लालच देकर के ले गए, जिस तरह से भी ले गए, राजेंद्र भंडारी चुनाव का प्रचार नहीं कर पाए पार्लियामेंट के चुनाव में। इतना गुस्सा वहां की जनता में है। दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, लोकसभा चुनाव निबट गया यहाँ उत्तराखंड में, लेकिन 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी फिर एक बार आमने सामने है। तफसील से बताइए राव शफात, हमारे दर्शकों को आखिर क्यों उपचुनाव की नौबत आई है इन दोनों सीटों पर, क्या कशमकश जारी है इन सीटों को लेकर? जी मुमताज, देखिए अब तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर के भी और उपचुनाव को लेकर के भी। दरअसल मंगलौर की जो सीट है, यहाँ से बसपा विधायक थे शरबत करीम अंसारी, उनका देहांत हो गया था, तो ये सीट खाली हुई थी और ये बसपा के खाते की सीट थी। इसके बाद जो बद्रीनाथ की सीट है वो कांग्रेस के खाते की सीट थी, लेकिन राजेंद्र भंडारी जो विधायक थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो उनकी पात्रता को खत्म कर दिया गया था, यानी ये सीट भी खाली हो गई। अब सत्ता पक्ष के लिए तो चुनौती ये है, क्योंकि दोनों जो सीट है वो सत्ता पक्ष के पास नहीं थी, बीजेपी के पास नहीं थी। चुनौती ये है कि अब खुद को साबित करना है सत्ता पक्ष को, क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर भी चुनाव होगा आने वाले वक्त में और मंगलौर की सीट पर भी होगा, और ये दोनों सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। विपक्ष के लिए चुनौती है कि कैसे वो अपनी सत्ता को, जो अपनी सीट थी, उसको बरकरार रखे। कौन सा वो चेहरा होगा, कौन सा वो जिताऊ चेहरा होगा बीजेपी के पास भी और विपक्ष के पास भी, कांग्रेस के पास भी, या दूसरी अन्य पार्टी में जो प्रत्याशी खड़े होंगे। तो दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर उपचुनाव होना है। और मंगलौर सीट पे क्योंकि बसपा के खाते की थी, जब उनका देहांत हुआ था शरबत करीम अंसारी का, तो उनकी पात्रता पर एक सवाल उठाया गया था। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ से कभी विधायक रहे काजी निजामुद्दीन, तो वो हाईकोर्ट में गए थे कि जो बसपा के विधायक जीत करके आए हैं उनकी पात्रता में कमी है। तो ये जो हाईकोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपने उस मुकदमे को वापस ले लिया था, उस केस को वापस ले लिया था, अपनी याचिका को। तो उसके बाद यहाँ पर भी हाईकोर्ट ने बोला था कि अब उपचुनाव जल्द से जल्द हो, क्योंकि 6 महीने के वक्त के बीच बीच में होते हैं और लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर देरी हुई थी। तो अब इन दोनों सीटों पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे अन्य दल हो, उन सबकी निगाहें हैं। और बीजेपी क्योंकि पहले से तैयारियां करती है अन्य दलों के मुकाबले, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए इन दोनों सीटों पर। हमने सवाल किया था महेंद्र भट्ट से, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि आपके पास ये सीट नहीं थी, बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाले वक्त में हो सकती है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये दोनों सीटें बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार जब उपचुनाव होंगे तो बीजेपी ने अपनी जीत का दावा दी गया। महेंद्र भट्ट की ओर से दावा किया गया। लेकिन दूसरे दावों की बात करें तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस सीट पर, दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत करके आएगी। हालांकि दोनों सीटों का जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जो सिनेरियो है राजनीतिक, वो थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि बद्रीनाथ सीट का अलग है और जो मैदानी सीट कही जाती है मंगलौर की सीट, उसका थोड़ा सा अलग है। और ये भी है सूत्रों से कि हो सकता है कि बसपा अपना कोई प्रत्याशी खड़ा ना करे, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। इस बार 2022 में वो हारे थे और इस बार उनकी सक्रियता बढ़ी है, तो उनको लगता है कि एक बार पार्टी फिर से उनको टिकट देगी, क्योंकि वो पहले भी इस सीट पे विधायक रह चुके हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो राजेंद्र भंडारी के खिलाफ ऐसा कहा जाता है विपक्ष की ओर से कि जनता है, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक से जीत के आए थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अंदर मन में राजेंद्र भंडारी के शायद वहां से एक बार फिर से ताल ठोकने की तैयारी हो, टिकट लेने की तैयारी हो, लेकिन अभी ये पार्टी को फैसला करना है, क्योंकि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, प्रभारी वहां से फीडबैक लेंगे और फीडबैक के आधार पर इन दोनों सीटों पर सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना जो प्रभारी हैं वो प्रत्याशी अपना
चुनेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा मुमताज, क्योंकि अभी तैयारियां चल रही है और निकाय चुनाव और उपचुनाव हो सकता है कि आसपास या एक साथ में इन दोनों की दोनों सीटों पर हो जाए। जी अच्छा, निकाय चुनाव को लेकर राव शफात क्या तैयारियां हैं? ये भी एक इम्तिहान के तौर पर सबके सरों पर आ गया है। जी, निकाय चुनाव भी होने मुमताज 102 सीटें पूरे उत्तराखंड में है यहाँ, और 99 सीटों पर मुमताज क्योंकि निकाय चुनाव होने, 3 सीट ऐसी है जहाँ बर्फबारी बहुत होती है, वो गंगोत्री की है, बद्रीनाथ धाम है, तो अलग अलग 3 ऐसी जो निकाय है सीटें, उन पर चुनाव नहीं होता है। लेकिन हाँ, 99 जो निकाय है उनमें चुनाव होना है। इसको लेकर के भी बड़े पैमाने पर तैयारी है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार बहुत मजबूती के साथ उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। उधर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से लंबित हो रहे हैं। उधर लोकसभा का चुनाव भी आ गया था, तो प्रशासक नियुक्त किए गए थे इन सभी 99 निकाय में, 102 निकाय में। लेकिन अब इसको लेकर के सबसे ज्यादा सरगर्मी है। दूसरा, विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि कुछ जगह फर्जी वोटर लिस्ट है, इसको लेकर के अलग अलग तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है। तो विपक्ष भी तैयारी में जुटा है, सत्ता पक्ष भी तैयारी में जुटा है, जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी तैयारी में जुटे हैं। निकाय चुनाव की भी बहुत चर्चा है इस वक्त। जी, जाहिर है तैयारियां पूरी हैं राव शफात, और ऐसे में अब सबकी निगाहें एक बार फिर उत्तराखंड की तरफ रहेंगी। जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं राव शफात, वो फिर आगे जाकर बड़े लेवल पर भी चुनाव पर असर डालते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव मुकम्मल हो गया, 2 सीटें उपचुनाव की बाकी हैं अभी यहाँ पर। निकाय चुनाव में राव शफात, इस बार उत्तराखंड में कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? मुमताज देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए मुद्दों की बात करें तो वो सड़क, बिजली, पानी के ही होते हैं, और ये मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। लेकिन कुछ शिकायत ये भी है कि जो जीत करके आता है वो जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं पहुंचता है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। जब चुनाव आते हैं तो जरूर उनसे वोट मांगने के लिए आता है। तो कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके खिलाफ आक्रोश है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही सक्रिय हैं, उनको लगता है कि इस बार पार्टी उनको मौका देगी या फिर वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो मुद्दे देखिए क्षेत्रों के यूं तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मोस्टली निकाय चुनाव की बात करें तो एक जैसे मुद्दे ही नजर आते हैं सब जगह। वो बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। तो इसमें कोई बड़े मुद्दे वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए चुनाव होते हैं। इसको बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, विकास के लिए माना जाता है। तो विकास के छोटे मुद्दे बड़े हावी रहते हैं। और देखिए, सत्ता पक्ष के और से ये दावा किया जाता है कि अगर उनको जिता करके, उनके प्रत्याशियों को जिता करके भेजा जाएगा तो ज्यादा विकास होगा, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी होते हैं वो भी पुरजोर कोशिश करते हैं कि वो भी मैदान में डटे, चुनाव लड़े, मुद्दों की भी बात होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आता है मुद्दे हावी होते हैं, पर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो शिकायत जनता की रहती है कि उनके जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लेकर के मैदान में आए थे फिर वो दिखाई नहीं देते, और चुनाव के वक्त में लास्ट मोमेंट में दिखाई देते हैं। जी, बेहद शुक्रिया राव शफात आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। आपको बता दें कि 5 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज हिमाचल दौरे के लिए पहुंच जाएंगे हिमाचल राष्ट्रपति मुर्मू, और 5 मई को कैचमेंट एरिया कुफरी का दौरा करेंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाएगा। 6 मई को दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। वहीं 7 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर बाद माल रोड और रिज मैदान में सैर करेंगी। 8 मई को राष्ट्रपति मुर्मू लौट आएंगे दिल्ली। तो 5 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 दिन का उनका यह दौरा है, जिसके लिए आज हिमाचल पहुंच जाएंगी। और हमारे साथ इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, 5 दिन के दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश, क्या शेड्यूल रहेगा उनका? आज किस वक्त पहुंचेंगे हिमाचल राष्ट्रपति, क्या क्या करने वाली हैं इन 5 दिनों में? बिल्कुल मुमताज, देखिए राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी अपडेट है। अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति शिमला पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका स्वागत किया गया है कल्याणी हेलीपैड पर। राष्ट्रपति निवास के साथ ही ये कल्याणी हेलीपैड है शिमला में, और छराबड़ा उस स्थान पर वहां पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और हिमाचल के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने अगवानी की, उनका स्वागत किया गया यहाँ पर, और बाकायदा उनके वहां पहुंचने पर जो प्रदेश सरकार के प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी, डीजीपी और भी जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे। तो अभी कुछ देर पहले ही पहुंची है राष्ट्रपति, और आज राष्ट्रपति निवास में ही रहेंगी।
छराबड़ा में, और अगले कल यानी कल उनका जो दूसरी कैचमेंट एरिया है वहां का भ्रमण करने का कार्यक्रम है। और उसके बाद 6 तारीख को उन्होंने धर्मशाला जाना है, वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, उसमें शिरकत करेंगी। और 7 मई को शिमला आएंगी, तारा देवी मंदिर और सचखंड मोचन मंदिर वहां पर पूजा अर्चना करनी है। भंडारा भी इस दिन यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद शाम को रिज मैदान पर उनका टहलने का कार्यक्रम है। हालांकि शाम को ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी गेयटी थिएटर में रखा गया है। और इसमें जो कार्यक्रम इस बार जिस तरह से राष्ट्रपति पहुंची हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बतौर राष्ट्रपति पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू जो गेयटी थिएटर पर आ रही हो। वैसे में 7 मई तक उनका शेड्यूल रहेगा, बिजी शेड्यूल, तो अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत करनी है। और 8 मई को वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। जी, तो ये 5 दिन का शेड्यूल है राष्ट्रपति का। प्रदीप इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। दीक्षांत समारोह का आपने जिक्र किया। राष्ट्रपति के शेड्यूल के दौरान पूरे 5 दिन में राष्ट्रपति क्या हिमाचल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने वाली हैं या शिमला के आसपास ही उनका ये दौरा रहेगा? बिल्कुल, देखिए शिमला में ही उनके का दौरा रहने वाला है ज्यादातर। और सिर्फ एक कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह होने वाला है धर्मशाला में, उसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी और कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि शिमला में ही रहेंगे। हमेशा अप्रैल और मई के महीने में राष्ट्रपति यहाँ पर शिमला आती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का राष्ट्रपति निवास है उसी तरह का राष्ट्रपति निवास शिमला में छराबड़ा है। तो यहाँ पर वो उनका रुकने का कार्यक्रम रहता है। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो, वहीं पर राष्ट्रपति रुकती है। और इस दौरान कई वीआईपी लोगों की मुलाकात भी की जाती है। और इसमें इस बार का प्रोटोकॉल भी रहेगा कि कोविड-19 जो टेस्ट है वो करना होगा जिन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है। तो एट होम भी राजभवन में रखा जाएगा, इस तरह की भी जानकारी है। तो अब देखना ये होगा कि कार्यक्रम किस तरह का पूरा शेड्यूल जो है वो आने वाले दिनों में भी इसमें तय शेड्यूल है वही रहता है या उसमें थोड़े बदलाव किए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो आम लोगों को राष्ट्रपति रिज मैदान में जब वो यहाँ आएंगी भ्रमण करने, उस दौरान रिज मैदान मॉल रोड के आसपास भी उन्होंने टहलना है, तो उस दौरान लोगों से वो मुखातिब हो सकती हैं। और फिर शाम को यही गेयटी थिएटर में यानी रिज मैदान में जो गेयटी थिएटर है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करनी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सड़क के किनारे किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग जो है वो अलाउ नहीं की गई है। तो ऐसे में जो पार्किंग स्थल है वहीं पर ही वाहन पार्क करने होंगे, इस तरह के निर्देश 2-3 दिन पहले से ही जारी हो चुके हैं। और जब तक राष्ट्रपति शिमला में है तब तक ये रहेंगी। और इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी रहेगी यहाँ पर। लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को भी इस दौरान कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए भी वैकल्पिक प्रबंध यहाँ पर पहले से ही किए गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन जाते जाते रुक करेंगे 10 अहम खबरों का।